गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस्या में आपका स्वागत है। टुडे 3 नवंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पेपर में कौन से जो पॉइंट हैं जो हमको याद करने हैं, जिसको हमको रटना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे हमें समझना है यूपीएससी एंड एज वेल एज अदर्स स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो ईडी न्यूज़ में है, तो रिपीट नहीं करूँगा वो चीज़, इसीलिए मैं आप आजकल जो है वो उसमें हेडलाइन लिखता हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि ईडी न्यूज़ है। तो अब ये क्यों न्यूज़ में है तो आप सबको पता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने दिल्ली के सीएम जो हैं उनको समन कर दिया है। और ये अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक की जो न्यूज़ है कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए वहाँ पे, और वो जो है एमपी के जो एमपी में इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे कोई जगह है सिंगरौली करके, वहाँ पे जाके वो प्रचार कर रहे हैं। सो ईडी के समन को जो दिल्ली सीएम ने जो खारिज किया है उसमें जो लिखा है कि इस तरीके का कुछ उन्होंने लिखा है कि जो एक टाइप का फिशिंग एंड रोविंग्स है, और ये एक टाइप का बीजेपी के द्वारा जो है उसको लिखा गया है, और ये अनसस्टेनेबल इन लॉज है। तो उसको समझने की ज़रूरत है, इसीलिए जो है वो ईडी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि राजस्थान में भी ईडी का छापा पड़ा है। ऊपर से अभी वो वाली एक और इलेक्शंस हैं, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। सो ईडी के छापे पड़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ईडी। क्यों? क्योंकि आप कैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए का एक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर में पावर ऑफ ईडी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ईडी को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न मैं हर दिन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लिखता हूँ कि ईडी वर्सेस सीबीआई वर्सेस सीबीसी। ये सनातन कमेटी पढ़ा होगा ना आपने पॉलिटी में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सीबीआई और सीबीसी का जो, सॉरी सीबीसी नहीं, सीबीसी। सो आपको वहाँ से को याद रखना है, 1960 के आसपास की बातें हैं ये। और ईडी कैसे रोल में आया तो उसको आप देखना, कैसे जो एफसीआरए रूल है, फेमा रूल है, और जो है एक और है कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस सब के अंदर में ईडी के पावर कहाँ से आता है, और ईडी जो है किसके अंदर में काम करती है। मैंने बार बार आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो करके, तो आपको याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर काम करता है ये। तो ईडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, रेलिवेंस ऑफ ईडी हो जाता है कि क्यों सीबीआई से स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे ईडी, इसीलिए मैं लिखता हूँ ये चीज़ बार बार। सो पहला न्यूज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ईडी न्यूज़, दैट इज कॉल्ड ईडी समन्स दिल्ली सीएम, दैट इज अरविंद केजरीवाल। सो केजरीवाल साहब ने स्किप किया है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप ईडी के समन को अगर स्किप करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकल बेस हो एक चीज़, कि इसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अगर कोई एजेंसी आपको समन कर रही है तो आपको लॉ को जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि दिल्ली सीएम को भी इससे प्रॉफिट हो सकता है वो वहाँ का इलेक्शन जीत जाए, लेकिन एट द एंड आपको तो जो समन्स किए हैं वो उसको जवाब देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ही हैव ए बेटर चॉइस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लीगल ऑप्शन होंगे, और वो बात भी कर रहे होंगे अपने लीगल चैनल्स के थ्रू कि किस टाइप के एक्शन, फर्दर एक्शंस क्या होने चाहिए, और उनको एडवाइस भी किया होगा। लेकिन एट माई नॉलेज, एट माई अंडरस्टैंडिंग, आपको जो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कानून के अंदर के दायरे में अगर आपको कोई समन कर रहा है तो आपको प्रेजेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप प्रेजेंट हो। अगर आपकी व्यस्तता ज़्यादा है और आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं तो आप उनको ऐसा लिखें कि प्लीज़ प्रोवाइड सम टाइम्स, एक्स्ट्रा टाइम्स, फर्दर टाइम्स, कि आप अगली हियरिंग कभी और रख लें। तो इस टाइप की चीज़ें की जा सकती थी, खैर कोई बात नहीं। तो ईडी इन न्यूज। नेक्स्ट, एथिक्स कमेटी और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमेटी। ब्रीच तो नहीं, ऐसे प्रिविलेज कमेटी बोलते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसमें ब्रीच हुआ है तो इसीलिए लिख दिया हूँ, तो प्रिविलेज कमेटी। सो एथिक्स कमेटी न्यूज़ में क्यों है, तो आपको पहले न्यूज़ के बारे में जब भी मैं ऐसे बताता हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एथिक्स कमेटी न्यूज़ में है क्यों। कि ऐसे हवा में तो नहीं सर उठा लिए हैं, ठीक है, कि ऐसे टाइम पास करना है, वीडियो बनाना है तो कुछ भी बनाना है उनको। तो एथिक्स कमेटी के आप देखेंगे कि ये आपको महुआ मोइत्रा जी जो है, इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, पैसे लिए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो ये जो केस हो जाता है वो एथिक्स कमेटी को चला जाता है।
लेकिन बहुत सारे राइटर जो फॉर्मर, अभी कुछ दिन पहले राइटर ने उन्होंने लिखा था कि फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी थे पीसी आचार्य जी हैं, वो लिखे थे कि कैसे एथिक्स कमेटी को ये ना जाके ये जाना चाहिए था प्रिविलेज कमेटी को या फिर स्पेशल कमेटी को. So on that basis, we have to understand that what is the difference between ethics committee and what is the role of privilege committee, and how the privilege committee, ethics committee is different from special committee. So आपको ये committees जो है, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है लोकसभा राज्यसभा की, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. और ऑन दैट बेसिस आज जो हम डील करेंगे वो एथिक्स कमेटी को डील करेंगे कि एथिक्स कमेटी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका रोल क्या है, और अगर एथिक्स कमेटी इतना एक्टिवेटेड कौन से केसेस में होता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या ऐसा एथिक्स कमेटी का कि सॉल्व करने का, या प्रिविलेज कमेटी का कुछ इस टाइप का, कुछ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि पैसे लेके पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के या किसी बिजनेसमैन के बिहाफ पे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और कैसे ये डेमोक्रेसी को और प्रिविलेज जो दिया गया है, इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया गया है एमपी को, उसको डैमेज करता है. सो आपको वो समझने की ज़रूरत है. तो हम डिस्कस करेंगे एथिक्स कमेटी को लेके. सो टुडे वी आर स्टिक ऑन एथिक्स कमेटी एंड थोड़ा बहुत प्रिविलेज कमेटी के बारे में भी अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट देखेंगे. थर्ड न्यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गवर्नर इन न्यूज. आई एम सेइंग दैट रिपीटेडली कि प्लीज़ गो एंड रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत. अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप गवर्नर के बारे में एक एक चीज़ रट लो, क्योंकि गवर्नर अभी तमिलनाडु 2 दिन पहले स्टालिन ने बोला था कि ये एन रवि साहब है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, सारे बिल को रोक के रख रखे हैं. आज केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और केरला गवर्नमेंट कह रही है कि 3 साल हो गए, बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिनको, ये देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए देख, केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स. सो एक एक चीज़ का आपको मैं एविडेंस देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसे हवा में कोई न्यूज़ नहीं उठाया गया. इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है पेपर में तुम्हें कुछ. तो आपको जो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं वो 3 साल से बिल रोक के रखे हैं. और गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी जो जितनी भी पावर है वो लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. यस, ही हैव सम डिस्क्रिशनरी पावर, बट वो भी जो डिस्क्रिशनरी पावर होगी वो भी, उसका भी वैलिडिटी है. आप ऐसे नहीं हर चीज़ में अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर लोगे. तो लिखा है, आपको आर्टिकल आप 161 162 के आसपास का देखिए, 163 देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. इवन 155 156 में भी है कुछ, तो आप उसको देखिए. तो ये आर्टिकल 200 भी इनको जो है, तो आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप उसको क्या, मतलब उसको मैं कैसे बोल दूं कि उसको रट लो. रटने के लिए थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट जाता है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं गवर्नर से, चाहे 161 में आप उनके पास पता है आपको पार्डन होता है, तो और उसके बाद 163 164 और आर्टिकल 200, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कम से कम उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है. और धीरे धीरे जितनी बार मैं पढ़ाऊंगा आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा. मैं उतनी आर्टिकल डिस्कस करता हूँ तो आपको वो याद हो जाएगा. जैसे मैं आर्टिकल 72 यूज करता हूँ बार बार प्रेसिडेंट के बारे में, तो आपको सबको पता है कि पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है. तो सेम चीज़ ऐसी अगर मैं रिपीट करूँगा तो आपको याद हो, लेकिन आपको उसके लिए रेगुलर आपको इस पे चैनल पर आना पड़ेगा. कि एक दिन अचानक देखोगे और फिर अगले दिन छोड़ दोगे, तो कंटिन्यूटी आप यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हमेशा से याद रखना कि मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ. सो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इनकी बात कर रहा हूँ मोस्टली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी स्टेट सर्विसेज के लिए, उनके लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है. वैसे दोनों के लिए याद रखना कि सबसे पहला आपके लाइफ में होना चाहिए डिसिप्लिन, दूसरा पेशेंस. दीज 2 कॉम्बिनेशन जो है वो डेडली कॉम्बिनेशन है. पहला डिसिप्लिन और दूसरा पेशेंस, और थर्ड वन इज दैट कि हार्ड वर्क. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. पीपल आर सेइंग दैट कि स्मार्ट वर्क्स होने चाहिए. यस, यू आर बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, स्मार्टनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, लेकिन स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम द हार्ड वर्क्स. till then you will not read the Lakshmikant, till then you will not read Ramesh Singh, till then you are not read any good book of economy, ठीक है. So how can you say that कि you have a so smart कि without reading these books you are going to crack this exam? This is totally myth. People are just spreading the humors या फिर इस टाइप की चीज़ें कि आप ऐसे भी कर सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. आप केवल पेपर पढ़ के भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यस
द रेलिवेंस ऑफ पेपर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ 20 to 30% आपके मेंस में काम आएगा, प्री में काम आएगा, लेकिन तुमको स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ने पड़ेंगे। सो उसको तो याद रखना, उसको भूलना नहीं है, वो एक मूल मंत्र है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, एनीवन हु हैव दीज 3 थिंग्स इन देयर लाइफ इन एनी फील्ड, वो कुछ भी कर सकता है। डिसिप्लिन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सो हमें इस पे स्ट्रिक्ट होना है। आप डिसिप्लिन, दिन में मैं बोलता हूँ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बार बार। क्या तो कई लोगों ने पूछा है कि सर कितने आवर, मैं बोले 2 घंटे पढ़, लेकिन पढ़, डेली पढ़। पेशेंस, निराश मत हो कि क्या होगा, रिजल्ट का टेंशन मत ले। हार्ड वर्क, तुम्हारी हार्ड वर्क दिखनी चाहिए। फिजिकल हार्ड वर्क ने जिम जाने स्टार्ट कर दिया, फिर हार्ड वर्क, मेंटली हार्ड वर्क होनी चाहिए। तुमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है और मैं किस पे स्ट्रिक्ट हूँ। और उसके बाद दुनिया की बातें कम सुन, कि दुनिया क्या कह रही है तुम्हारे बारे में, वो नहीं सुनना है। तुमको सबसे बेहतरीन पर्सन जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन। खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर, डेली एग्जाम दे, डेली वहाँ पे जा, डेली जो क्लासेस में जाता है वहाँ पढ़, अपने आप को एनालाइज कर। उससे तुमको समझ में आएगा कि तुम जो है वो राइट डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे। सो गवर्नर इन न्यूज़ अगेन एंड अगेन मैं राइट कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट तू जाके लक्ष्मीकांत बेकर पढ़े इसको कि गवर्नर का पावर क्या है। वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही पॉलिटी कंप्लीट सीरीज में, लेकिन उससे पहले पढ़ के रख तो और अच्छा रहेगा। सो गवर्नर इन न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु, केरला, पंजाब में ये सबको पता होगा कि भगवत मान सिंह है, हाँ, उनकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है। सारे बिल रोक लिए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे भाई साहब। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर थोड़ी सी उनको सुनाई गवर्नर को, ऐसा मत करो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो। वो ऑर्डिनरी बिल, नॉर्मल जो बिल आ रही है जिसको तुमको पास करना है रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर में, उसको तो कर दो। तो उसके बाद गवर्नर और उनके रिलेशन सही हुए। फिर भी अभी जो है वो काफ़ी डाइसी रिलेशन है इन दोनों में, पंजाब और के गवर्नमेंट में और गवर्नर ऑफ पंजाब में। सो गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि जो गवर्नर जो होता है वो सारे बिल जो पास होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो भी बिल पास होंगे स्टेट में, वो गवर्नर के नाम पे होता है। सो आप सबको पता होगा कि गवर्नर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द रीजन कि गवर्नर आपको पढ़ना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो इसका अलग वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये आपको बता दूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक टाइप का क्यों आया था। उसका रीज़न तो ये था ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने का मेन रीज़न तो ये था कि आपको जो उसमें जो जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें क्रिमिनलाइजेशंस हो रहे हैं, जिसमें आप पैसे की जो कैश में जो डील होता था, मनी मसल पावर जिसको बोलते थे, उसको ख़त्म करना था, कम से कम रिड्यूस तो करना था। बॉन्ड तो इसीलिए लाए ना कि स्टेट बैंक में जाके कोई बंदा खरीदेगा, फिर उसको वो रडार के अंदर में आ जाएगा, सरकार के रडार के अंदर में, कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है, फिर उसको कौन से पार्टी को दे रहा है। तो द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड इज दैट कि यू वांट टू डिक्रीज द कैश फ्लो इन द पॉलिटिक्स। और आप अगर इसमें भी एक इस टाइप की सुविधा कर दोगे, अगर इसमें भी इस टाइप की सुविधा कर दोगे जहाँ पे आप कोई भी एनोनिमस पर्सन जो है उसको खरीदेगा और वो किसी बी को देगा और बी जो है किसी पार्टी को देगा, तो रेलिवेंस क्या बचा। तो इसके अलग तरीके भी है ना। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो ना, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। इसी की तो बात की है था आपने जब इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लेके आए थे, तो आपने उस समय तो यही बात किया था। लेकिन अगर मान लो कि आप पॉलिटिकल पार्टी में जो कौन चंदा दे रहा है और वो भी आरटीआई के अंदर नहीं है, और तो उसमें तो फिर बचा क्या, एनोनिमिटी तो है ही। तो जो चीज़ ख़त्म करने चाहे वो तो ख़त्म नहीं किया। और ब्लैक मनी के थ्रू जो बंदा पैसा ला रहा है, एनोनिमस पर्सन्स, तो उसका सोर्स भी नहीं पता है। तो ब्लैक मनी को आप रिड्यूस करने वाले, इरेडिकेट करने वाले थे ना, लिखा तो है ना, इरेडिकेट द ब्लैक मनी। तो गवर्नमेंट तुषार मेहता तो यही कह रहे हैं कि हम तो ये करने वाले थे 2017 में, तो आपसे हुआ नहीं। तो आप जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको डोनेशन दिया है आज तक मतलब 30 सितंबर तक जितने भी लोग ने आपको पैसा दिया है, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, चंदा का लिस्ट दो मुझे और मैं पता करता हूँ कि कितने लोगों ने चंदा दिया। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये आप तपस के चैनल पे देख लें, तपस आईएएस के चैनल पे लिखा है। रेलिवेंस ऑफ यूएन इन कंटेम्प्रेरी टाइम। अब ये क्या हुआ है तो आपको बता दूं कि रेलिवेंस ऑफ यूएन में, अब मैं आपको मोस्टली जो है न्यूज़ आपको ट्रैक करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा मैंने पढ़ लिया है और मैं आपको पढ़ा देता हूँ 2 लाइन के अंदर में इसमें क्या लिखा है कि इज द यूनाइटेड नेशन टूथलेस इन एंडिंग वॉर्स। इसमें क्या लिखा है नॉट इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये चीज़ ऐसा है कि कमिंग जो
इजराइल और हमास का युद्ध है, उसमें यूनाइटेड नेशन यूएनएससी सो रही है क्या? पहला। दूसरा, ऐसे तो रसिया यूक्रेन के समय में भी हुआ, उसमें यूनाइटेड नेशन सो रहा था क्या? क्या है रेलिवेंस, क्या है? तुम्हारा काम था पीस मेंटेन करना। जब तुम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब आए थे तो तुमने क्या बोला था कि हम जो है वर्ल्ड में पीस लाएंगे, इस टाइप का वर्ल्ड वॉर ना हो। यही तो तुम्हारा मेन काम है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना का जो फाउंडेशंस है वही इसी के बेस पे है कि वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, ठीक है। और ये पीस कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल थे। वही 5 तो परमानेंट मेंबर हैं उसके यूएनएससी के, आप सबको पता है ना। तो वो यूएनएससी की रेलिवेंसी, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएनएससी, उसमें से एक उसकी वो है विंग्स है। तो यूनाइटेड नेशन ही फेल हो रहा है तो उसका एक विंग यूएनएससी है, वो भी फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप समय के साथ चेंज नहीं किए। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो चेंजेज होने चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो गया, मेजर पावर शिफ्ट हो गया एक साइड से दूसरी ओर। पहले यूएस हुआ करती थी, अब चाइना की ओर शिफ्ट हो रही है। और लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद बीच में कई ऐसे डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे आपको ब्राज़ील ले लो, चाहे इंडिया ले लो, जिनका स्टेक इतना बड़ा होना चाहिए, जिनकी आपकी वॉइस, उनकी वॉइस स्ट्रांग होनी चाहिए। 140 करोड़ की आबादी की कोई वॉइस नहीं है। तो आप वर्ल्ड के चेंज होने के साथ साथ जो पावर की शिफ्टिंग हुई ना, वो नहीं किया आपने। और आप अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपका, वो देख रहे हैं। और वो मैं किसी के टर्म में बोल रहा हूँ, इट डजेंट मैटर कि यूएसए क्या कर रहा है और रसिया क्या कर रहा है। अब इसराइल के समय में यूएसए उसमें साइन नहीं करता है, यूक्रेन के समय में रसिया नहीं साइन करता है। सो ऑन दैट बेसिस क्या हुआ है कि जो रेलिवेंसी है यूनाइटेड नेशन की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आपको वो देखने की, और यही लिखा गया है इसमें कि आपकी जो रेलिवेंसी है, जो आपको इस टाइम में स्ट्रांग बनाती थी, वो आपका अब जो है सरदर्द हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बात कोई सुनता नहीं है। इजराइल, अगर अब इजराइल के सोचो कि अगर इजराइल को अगर आप बोल दोगे, जो इजराइल को लेके अगर मान लो कोई ऐसा सैंक्शंस आ गया यूनाइटेड नेशन में, तो फिर वो इजराइल और यूएसए की दोस्ती कहाँ होगी? ख़त्म हो जाएगी। तो सेम चीज़ें हैं ना कि आप अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे हो। अमेरिका के बारे में कैसे माली के समय में जो हुआ था, फ्रांस ने जो किया था माली में, लीबिया में जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किया था, और ऐसे चीज़ें लिखा है कि ऐसे जो आपने अफ़गानिस्तान में किया था। अब अफ़गानिस्तान में आप सबको पता होगा कि जो यूएसए किस तरीके से किया था, इराक पे जो अटैक हुआ था, सब चीज़ उसमें लिखा है। इसने बोला है और कहा है कि जो उस समय पे भी आप वेस्टेड इंटरेस्ट देखते थे और आज भी आप वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन द टाइम वाज चेंज, ठीक है। रडार पे देखोगे, उसको ट्रेस करोगे, तो जो घड़ी की सुई है वो पूरी चेंज हो गई है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको यूएनएससी को, आपको यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूएनएससी रिफॉर्म पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैं बोलूँ कि जब तक आप इसमें रिफॉर्म नहीं करोगे, आप इसमें अदर्स बड़े पार्टीज़ को ऐड नहीं करोगे, जिस पे लोगों को, जिस पे अदर कंट्री का ट्रस्ट हो, ठीक है, दैट मीन्स कि दूसरी कंट्री आपकी वॉइस को नहीं सुनेगी और इसमें बड़े बड़े लोग अपने सहूलियत के हिसाब से खेलते जाएंगे। फिर राइटर बोलते हैं कि G20 का हम हेड थे अभी, क्या हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते क्या, जो इजराइल और हमास का है? तो राइटर लिखते हैं, काजू साहब लिखते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स रहे हैं, बोलते हैं नहीं, इंडिया ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया के खुद भी इंटरेस्ट हैं। गल्फ़ कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन अब धीरे धीरे जो है वो पहले जैसा नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग हो गया। हमारा डायस्पोरा बहुत सारा जो है वो अरबियन गल्फ़ कंट्री में रहता है। दूसरा, हम बहुत सारे एनर्जी चीज़ें जो हैं वो गल्फ़ कंट्री से लेते हैं। तो हम ऐसा प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि आपको ये सॉल्व करना है। और इसराइल के साथ में हमारा अच्छे संबंध है। सो हम ऐसा बीच में ये जो डायरेक्ट एंट्री लेके बोल देंगे कि हाँ हम मीडिएटर करवा देंगे, वो इस टाइप का पॉसिबिलिटी मतलब है, कर सकते हैं, लेकिन हम भी नहीं लेना चाहते उतना कि यस, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो खुद ही आनी चाहिए। जब तक ये बाहर की कंट्री जो है वो इस टाइप की अलग अलग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखेगी, जैसे चाहे यूएसए हो जाए या अदर गल्फ़ कंट्री हो गया, तब तक बीच में पड़ने का मतलब है कि आप अपने रिलेशंस भी थर्ड कंट्री के साथ ख़राब कर लेना। सो ये इनका पूरा व्यू है। सो इसीलिए न्यूज में था कि यूनाइटेड नेशन जो है एक टाइप का टूथलेस हो गया है। उनके पास एक ऐसी चीज़ें, एक ऐसा सिस्टम जो पावर होने के बाद भी पावरलेस है। सो ये है, तो ये था। फिर ये ईयू ने एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होगा कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आप उसको याद रखना
कि ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया ईयू के द्वारा, ठीक है। सो ईयू के द्वारा जब इस टाइप की चीज़ें की गई तो उसका कोई तो रीजन होगा, तो वो हमको ट्रेस करना है। तो उसका रीज़न ये है कि ईयू कहता है कि मैं 2050 तक जो है मैं कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता हूँ, कंट्री बनना चाहता हूँ, और ऐसे अलग अलग कंट्री का, इंडिया का भी है 2070 तक का। तो अब बनो आप, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होगी बाहर से, जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होगी कहाँ से, बाहर से, जो कितनी, अभी तो बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं दिया उसमें, मान लो स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और आयरन हो गया, मान लो ये सब चीज़ें बाहर से आती होगी ईयू में, तो वो जहाँ पे वो आ रही होगी वो कितनी ग्रीन टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया होगा, कितना कार्बन उसने खर्चा किया होगा, उसका एक डेटा बनाना है यहाँ के बायर्स को, ईयू के बायर्स को। और ये अभी चालू नहीं हुआ है, अभी तो ट्रांजिशन मोड में है, लेकिन ये बहुत जल्दी 2024 नहीं 2026 से शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो ये केवल डेटा कलेक्ट कर रहा है, बाद में इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएगा। सो अंडरस्टैंड करना। सो इसीलिए जो है, अगर आपसे पूछे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, और ये WTO के कॉम्प्लाइंस को वेरी करता है, मतलब उसको उसके साथ है, मतलब WTO कह दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा करना चाहिए कि ताकि कार्बन का जो यूटिलाइज हो, कार्बन का जो खर्चे हो कम हो। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि पॉल्यूशन वही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें। सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ईयू का है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये अनफेयर है, कि अगर आप जो कैलकुलेशन कार्बन का जो प्राइस जो फॉरेन में जो अभी आपका होगा और जो इंडिया में है उसमें अंतर है। तो इसीलिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब ने बोला कि ये तो अपने पैर पे गोली मारने के बराबर हो गया है। तो आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी न्यूज़ में है। ये देखिए, ये है CBAM will kill manufacturing in EU, ED to levy carbon tax। तो सॉरी, इंडिया टू लिवाई कार्बन टैक्स। तो आप उसको देख लेना। सो ये भी न्यूज़ में था, तो आप उसको, ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स। सो कुछ भी स्किप नहीं किया हूँ, और आपको याद होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो न्यूज़ में है, तभी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट, 2+2 डायलॉग विद USA। तो ये तो अब पता ही है, ये 5वां है, USA के साथ हम 5वां 2+2 है। तो इसमें क्या है, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बात करते हैं, तो ये अभी आएंगे, ठीक है। आज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे है, तो 3 नवंबर को, तो वो आपको याद रखना है स्टेट PCS के लिए। अब ये इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन एक छोटा सा टॉपिक दिया है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन इन्फ्लेशन मतलब अगर आपको समझना ही है तो एक टाइप का क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। सो प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसमें। तो केवल आपको अभी तक, अभी आप CPI इन्फ्लेशन क्या होता है, WPI, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और वो किसी दिन डिस्कस करेगा, तो मैं उसमें ऑफकोर्स जो है वो पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन तब तक के लिए आपको ये याद रखो कि इन्फ्लेशन में होता है किसी चीज़ की महंगाई। सो आपका जब किसी चीज़ का पैसा बढ़ जाएगा, गुड्स के जो पैसे बढ़ जाते हैं, जैसे पहले 5 रुपये का था वो 7 रुपये का हो गया, तो आप बोलते हैं कि इन्फ्लेटेड हो गया है, प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन में है। सो इन्फ्लेशन हैज प्लंज्ड कंट्री इनटू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। अगर मान लो कि इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में लगातार हो, ठीक है, अगर मान लो कि, वही मैं बोलो कि इन्फ्लेशन को मान लो कि 10% हो जाए, इन्फ्लेशन 20% हो जाए, तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन चेंज होगा। हाइपर इन्फ्लेशन, अलग टाइप के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हैं, तो वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो जब इकोनॉमी का वो जो मैं 8 दिन का वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं डीप में लूँगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है अभी के लिए आपको समझ लो कि किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन अगर लॉन्ग पीरियड्स के लिए आए, कंसेप्ट पे ध्यान दो, रटना नहीं है, लॉन्ग पीरियड्स के लिए आए, तो उस कंट्री में इनस्टेबिलिटी हो जाएगी भाई, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। सो इन्फ्लेशन जो है एक टाइप का जो है वो लॉन्ग पीरियड में अगर रहे, तो उसी की बात हो रही थी। तो वो इनस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को जो है वो इनस्टेबल बनाता है। सो एक टाइप का ब्रॉड मेजर है कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन में, समझ गए ना, कि मतलब एक टाइप का मेजरमेंट है कि इस साल अगर मान लो कि आईफोन का प्राइस इतना था, तो अगले साल जो है आईफोन का प्राइस जो है इतना हो गया, तो इतना % इन्फ्लेशन हो गया। सो उसको अभी दिमाग में मोटा मोटी ये याद रखो, और फिर मैं जब वो पढ़ाऊंगा उसमें आपको याद रखना है कि WPI CPI कौन निकालता है। वो तो जब हम डीप डिस्कशन करते हैं तो उसमें तो फिर एक भी चीज़ छूटता नहीं है। तो इन्फ्लेशन को लेके यही बोला गया कि अगर किसी भी कंट्री में लॉन्ग पीरियड के लिए इन्फ्लेशन आएगा, तो उस कंट्री में इनस्टेबिलिटी आएगी। एक पॉइंट आज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, और यही न्यूज़ में है, दिखा देता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। persistent inflation alongside moderate growth remain a challenge, और इसमें पढ़ोगे तो वही निकलेगा। सो यस, नेक्स्ट, मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। यस,
अगेन दिखा देता हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ से लूट किया है, वीपन्स लूट लिए हैं, और बहुत सारे जो उनके आर्मी के गाड़ी होती है, जो वैन्स होते हैं, व्हीकल्स, उसको भी लेके भाग गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मणिपुर में है। और जब से ये कुकी वर्सेस मैतीज वाला जो कंसेप्ट आया था, जिसमें इतने सारे क्राइसिस हुए कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो इसका सॉल्यूशन किस हद तक जाने के बाद सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे ये लोग, ऐसा इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि अब कितने साल, अब मेरे हिसाब से तो अब तो 6 महीने 1 साल होने वाले हैं ये न्यूज़ का। 5-6 महीने से तो मैं ही ट्रैक कर रहा हूँ, ये उससे पहले का न्यूज़ है। और वो अभी तक इसका प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चैनल के थ्रू इसमें बात नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स जो होम मिनिस्टर हैं लगे हैं इस पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लगी है, लेकिन इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी राजनाथ सिंह जी गए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने लोगों को बोला कि आप लोग को जो कुकी हैं जो और कम्युनिटी और जो मैथीज कम्युनिटी हैं, आपस में आइए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात कीजिए और इसको सॉल्यूशन इसको सॉल्यूशन पे लाएं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज़ ऑफ दिस ईयर, क्योंकि कितने लोग इसमें, कितने सारे केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं। सो इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इट इज़ ए प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई पूछे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये मैथी वर्सेस तो ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पे, और गवर्नमेंट का फेलियर है। बहुत बार इसमें लिखा गया कि आपको, बहुत सारे राइटर ने लिखा था बीच में कि इसको प्रेसिडेंट रूल लगा दे क्या यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। और आप सब जो है अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।